डियर एवरीवन, अभी करेंगे सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल केमिस्ट्री से हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैम न्यूमेरिकल भी करवा दीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट, तो बस वो सारे बच्चों के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल का वीडियो तैयार किया है। बच्चों, एक बात और कह दूं कि न्यूमेरिकल जो यहाँ पे बताया जाएगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हूबहू यही क्वेश्चंस आ जाए, हो सकता है कि कुछ डाटा का आगा पीछा करके आपको दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, न्यूमेरिकल को देखना है और बनाना है खुद की कॉपी पर। सीखना है कि ऐसा क्वेश्चन अराइज करेगा। मान लीजिए जहाँ पे मैं मैग्नीशियम लिखा है मैंने, वहाँ जिंक लिखा हुआ आ जाएगा, तो वो नहीं सोचिएगा कि जिंक लिखा हुआ अब कैसे बनेगा। नहीं, ये नहीं है। यहाँ प्रोसेस सिखाया जा रहा है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन से एकदम 100% आएंगे और कैसे आपको सॉल्व करने हैं। ओके, ये बात हो गई। अब समझिए, आपके जो सिलेबस है टर्म 2 का, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का 3 पार्ट है। क्या क्या है? सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो आप सभी को पता है कि सरफेस केमिस्ट्री जो टॉपिक है वो क्या है, थ्योरिटिकल है। थ्योरी उसमें ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए उससे न्यूमेरिकल आने का चांस नहीं है। न्यूमेरिकल नहीं आता है उससे। तो न्यूमेरिकल आएगा किस पार्ट से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और केमिकल काइनेटिक्स से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रेंज है आपके न्यूमेरिकल आने का। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और केमिकल काइनेटिक्स से बहुत ज़्यादा नहीं है न्यूमेरिकल। उसका सिर्फ हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला आएगा और एक अर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड आता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ना। ठीक है, समझ गए? इतना बोलना बहुत ज़रूरी था बच्चों, ताकि आप बातों को समझ पाएँ कि क्यों मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्ट किया। फिर आपको केमिकल काइनेटिक्स का बता दूंगी। सरफेस केमिस्ट्री का एक भी न्यूमेरिकल यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि नहीं आता है उससे न्यूमेरिकल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि जब आपको अपने काम की लगे वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, वो देखें और उनके लिए भी हेल्पफुल हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एंड फाइंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं। नहीं, ये इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया तो आपको थ्योरी पार्ट में सब पढ़ाया है मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो उस थ्योरी वाले पार्ट का ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करेंगे। थ्योरी का पार्ट जो है वो आप देख लें प्लेलिस्ट पे जाके। तो यहाँ देखिए, तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन है नर्स्ट का, तो ये आपको याद करके रखना है, ये वाला। ठीक है, ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ई स्टैंडर्ड सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये जो वैल्यू दिया है इस टाइप से आपका नर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये नर्स्ट इक्वेशन के बाद यहाँ पे ये जो निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये होता है कि ई सेल, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इतना ही में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सेल क्या निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैथोड माइनस एनोड, तो इसका देखिए वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे जो वैल्यू था आपको दिया हुआ है, तो यहाँ जो वैल्यू देख रहे हैं आप, तो वैल्यू को सिर्फ पुट किया है मैंने। ठीक है, सारे वैल्यू को, और इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया। ध्यान दीजिए, बस ये 2 पार्ट आपको समझ लेना है कि कैसे होता है। पहले नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, ये नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आप थ्योरी पार्ट में जाए, स्किप कर करके देख लें। नर्स्ट इक्वेशन मैंने बता रखा है ये कैसे ये वैल्यू आता है, और नहीं तो अपनी कॉपी पे 1 से 2 बार ही लिख के प्रैक्टिस कर लें, बस कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया, तो ये आपने निकाल लिया। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन, देखिए क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। यहाँ देखिए Mg2 प्लस ये जो आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयन दिया हुआ है। यहाँ पे जो ये वैल्यू देखते हैं ना आप, एम में मोलारिटी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया है न्यूमेरिकल, आपको बनाना कैसे है, ये हो गया। अब देखिए ई सेल, ई स्टैंडर्ड सेल आपने निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। अब इन सारे वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। देखिए इसको फर्स्ट माना है यहाँ पे, देखिए ठीक है, फर्स्ट मान लेना आप लोग भी एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि लिखने में आसानी हो जाती है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए अब क्या है, तो सारा वैल्यूज पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ इसको सॉल्व करना आप लोगों को पता है कि ये डिसमिल हटेगा, डिसमिल हट गया। यहाँ चूंकि ऊपर 3 ही है, यहाँ 4 है, तो एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा।
ठीक है। तो log 10 हो गया, log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बस सॉल्व कर दीजिए, हो गया। तो आपका ई सेल निकल गया 2.6805 वोल्ट। अब ऐसा क्वेश्चंस कहीं भी दिखेगा, कोई प्रॉब्लम होगी आपको बनाने में? नहीं, आप बना सकते हैं। आपको पता है कैथोड रिएक्शन क्या है, एनोडिक रिएक्शन क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है, सारा थ्योरी पार्ट में पढ़ा रखा है। बस उसको ध्यान में रखना है आप लोगों को बच्चों, बस, और कर लेना है। अब देखिए यहीं पे मैंने एक और क्वेश्चन मेंशन किया, क्यों किया उसका रीज़न बता रही हूँ। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिया गया है। स्टैंडर्ड माना जाता है हाइड्रोजन को, वहीं से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तुलना करते हैं कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ चूंकि हाइड्रोजन वाला पार्ट था, इसलिए इस क्वेश्चन को मेंशन किया है यहाँ पे। इसलिए ध्यान से देख लें कैसे बनाना है। अगर हाइड्रोजन वाला आ जाता है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ये इतना दूर तक क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ से बना रखे हैं, देखिए ई सेल लिखा, फिर से जैसे जैसे लिखना था वैसे वैसे लिख दिया। अभी जस्ट पीछे आपने देखा है नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखना था, फिर उसी तरह से ये सी और ए का मतलब समझ गए, कैथोड और एनोड है, आपने इसको मैनेज किया। देखिए यहाँ पे ये बस इसको समझ लीजिए, कैथोड पार्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन का है। इसलिए हाइड्रोजन का, चूंकि हम लोग स्केल में हाइड्रोजन का 0 लेके चलते हैं, क्योंकि 0 से ऊपर 0 से नीचे, इसलिए ऑलवेज याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 0 वोल्ट, ओके। ये ध्यान में, इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ मेंशन करा है, ताकि आप लोगों को ये बता सकूं कि ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन वाला आ गया तो ये कर लीजिएगा, ओके, ध्यान में। फिर आपने ये वाला वैल्यू पुट किया, दिस वन, ठीक है। नाउ फिर जैसे जैसे देखिए कॉन्सेंट्रेशन, जैसे आप देखें क्वेश्चन अपना बैक करके देख लेंगे आप, तो देखेंगे आप क्या है यहाँ पे, देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, बस जस्ट जैसे बनाया था वैसे कॉन्सेंट्रेशन और ये सारा वैल्यूज आ गया, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, बन गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो सारा वैल्यू पुट किया, तो ये देखिए इसको सॉल्व करोगे तो इसका डिसमिल हटाओगे तो नीचे जाएगा ना 3 0, तो वही 3 0 ऊपर आके -3 हो गया, 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो 10 टू द पावर -3 लॉग को सॉल्व करने का तरीका होता है, ये आगे आ गया पावर, तो -3 log 10, तो log 10 का वैल्यू कितना, 1, ठीक है। तो हो गया, बना लिया आपने इसको। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो इतना वोल्ट आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में? तो आप अपनी कॉपी पे बनाना बच्चों। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि ये देखिए -3 कैसे हुआ, ये -3 आगे आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई इतना हो गया, ये 1 हो गया। अपनी कॉपी पे ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। और यहीं पे आपको बता दूं कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आता है, बनाना आता है, तो आप स्किप करके के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुँचिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बारी पूछा गया सीबीएसई के अंदर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए बनाना, ओके। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 जरूर से देख लेना बच्चों, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग फटाक से। देखिए कंडक्टिविटी ऑफ 0.0241 m एसिटिक एसिड। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने मेंशन करा है ना, वो सारा जो सिलेबस है आपका उसी से लिया है, ऐसा नहीं कि सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं लिया है बच्चों, ठीक है। एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड इफ limiting molar conductivity for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square per mole. What is its dissociation constant? ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बराबर दे दिया है आपको कि इतना वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो C बराबर कॉन्सेंट्रेशन है, तो C बराबर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है पहले, तो मोलर कंडक्टेंस याद करना है, सॉरी याद नहीं करना है, मोलर कंडक्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है मोलर कंडक्टेंस का, कप्पा इंटू 1000 बटे सी। तो देखिए कप्पा यानी यही हो गया कंडक्टिविटी का वैल्यू, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को शो करते हैं कप्पा से। देखिए आप थ्योरी वाले पार्ट में बताया है मैंने आपको, तो यहाँ पे वैल्यू रखा, ठीक है, सारा वैल्यू दिया हुआ था, सारा वैल्यू रख दिया, सॉल्व किया, तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आ रहा है। सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके लिखा है मैंने, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके दिखा सिर्फ यहाँ पे नहीं रही हूँ, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है। आप समझिए कि कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब इसको कैसे करते हैं, ये सब मैंने पहले भी पढ़ाया है बहुत बारी बच्चों आपको, कि 10 टू द पावर -5 है तो ये 10 टू द पावर 3 होगा, तो ये -2 आ जाएगा, फिर इधर से सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा, ठीक है।
जैसे मैथमेटिक्स आप बनाते हैं ना वैसे सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिए अल्फा निकालेंगे। अल्फा का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यही होता है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो आपने जिस डाइल्यूशन पे आपने निकाला, ठीक है, और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन होता है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू जिसको कहते हैं। तो ये आपने निकाल लिया, तो आ गया कितना 0. कीजिए 0.084, और डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। यानी यहाँ पे 3 फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। ऊपर में जो लैम्डा ये वाला था ये फॉर्मूला, दूसरा अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा निकालने के बाद ही आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट में अल्फा का नीड होता है, ठीक है। तो अल्फा के बाद सारा वैल्यू जो भी पता था हम लोगों को, सारा वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस यही है कि कैलकुलेशन करने में थोड़ा वक्त जाता है। जैसे यही क्वेश्चन है तो इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप तो थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 2-4-5 मिनट दोगे इस क्वेश्चन को तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालते हैं, यही फॉर्मूला है, और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं। समझ गए आप लोग कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से बना लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC कंटेनिंग ZnSO4, A का ZnSO4, B AgNO3 एंड C CuSO4 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी ABC 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें जो है आपका पहले रेस्पेक्टिवली का मतलब हुआ A के लिए ZnSO4, B के लिए AgNO3 और C के लिए CuSO4, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। और स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर वॉज पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, ठीक है। 1.5 एम्पियर का करंट पास किया जाता है तब तक जब तक कि 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी, सेल बी के कैथोड पर डिपॉजिट होने के लिए इतना ग्राम, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने देर के लिए करंट फ्लो करेगा। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, तो आपको ये भी बताना है कि कॉपर और जिंक के कितने मास डिपॉजिटेड होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आपको स्टार्टिंग में एक टिप्स दे देती हूँ। जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इस टाइप का क्वेश्चन आता है और कह देता है आपसे कि मास की बात कर दे, डिपोजिशन की बात कर दे कि कितना वेट होगा, कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, तो याद रखिएगा ऑलवेज कि फराडे लॉ लगेगा ही लगेगा। फराडे लॉ के बिना आप मास नहीं बता सकेंगे। ओके, तो फराडे लॉ का ये क्वेश्चन है। तो बनाना कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सो इजी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सेल बी के लिए पहले बात करते हैं। सेल बी में क्या है, क्योंकि सबसे पहले डिपॉजिट कौन हो रहा है, सिल्वर। देख लो 1.45 सिल्वर, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जो डाटा दिया है उसी से तो बनेगा क्वेश्चन। तो 1.45 सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, तो वो सिल्वर वाला पार्ट है कहाँ, देख लो। सेल बी के लिए सिल्वर वाला पार्ट है, इसलिए सेल बी में हम लोग काम करेंगे। पहले सब चीज़ समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सेल बी कंटेनिंग AgNO3 एंड रिएक्शन में भी रिप्रेजेंटेड एज AgNO3 टूटेगा तो Ag प्लस NO3 माइनस में टूट गया। ओके, फिर Ag प्लस E माइनस Ag एट कैथोड, ये किस पे हो रहा है, ये पार्ट कैथोड पे जमा हो रहा है Ag, ऊपर लिखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गया तब Ag में कन्वर्ट हुआ। तो यही बढ़ाया था मैंने फराडे लॉ में कि ये एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तब Ag प्लस कन्वर्टेड इनटू Ag, ठीक है। तो यहाँ पे एक मोल का मतलब हो गया एक फराडे, और एक फराडे का वैल्यू कितना होता है 96500 C। अगर यहाँ 2 होता तो हम लिखते 2 मोल 2 फराडे और 2 इंटू 96500 गुलाम, ठीक है। बात आ रही समझ में आपके, वैसे करना है। और यहाँ पे डिपोजिशन क्या हुआ, Ag 1 मोल, तो 1 मोल यानी कि 108 ग्राम। वेट कितना होता है Ag का, 108 होता है, तो उसको ग्राम में व्यक्त कर दिया 108 ग्राम, ठीक है। समझ रहे हैं बात। 1 मोल रिप्रेजेंट करता है किसी के भी एक जो उसका एटॉमिक वेट होता है उसको, ठीक है। मतलब 1 मोल तो बहुत चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे
1 मोल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कि इसका वेट कितना है। Ag का वेट होता है 108 ग्राम। जैसे मान लीजिए कि जी सोडियम रहता है तो उसका 23 ग्राम को रिप्रेजेंट करता है कौन, 1 मोल। समझ गए आप बात, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे जो है वो समझिए, ठीक है। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या हुआ, देखिए 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपोजिटेड बाई 96500 कूलाम। जितना मतलब 101 इतना ग्राम Ag कैसे डिपॉजिट हुआ, इतना कूलाम से, ठीक है। तो 1.45 चूंकि डिपोजिशन होना है तो 1.45 ग्राम सिल्वर डिपोजिटेड होगा कितना से, तो ये मैथमेटिकली जो होता है 96500 इंटू 1.45 डिवाइडेड बाई 108, ठीक है। तो उसके बाद ये सॉल्व करने पर इतना कूलाम आएगा, यानी कि 1.45 सिल्वर डिपोजिशन में कितना कूलाम एनर्जी जाएगा, 1295.6, ठीक है। समझ गए बात। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालेंगे कितना देर तक का करंट जाएगा, तो Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू आई टी, टी बराबर क्या, Q बाई आई। तो Q ही यही क्वांटिटी अभी आपने पीछे निकाला, जो C आपने निकाला ना वो क्वांटिटी ऑफ करंट था। देखिए तो यहाँ पे जो Q निकाला उसको I से डिवाइड किया, क्योंकि I बताया गया है आपको कि कितना करंट पास होता है 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 863 सेकेंड, ठीक है। कितने देर के लिए करंट फ्लो किया, 863 सेकेंड, ओके। उसके बाद देखिए कह रहा है कि द वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फ्राडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या है, सेल बी और सेल सी के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेल बी में कौन था AgNO3, तो और सी में कौन है CuSO4, है ना। देखिए क्वेश्चन में, तो वेट ऑफ Ag बाई वेट ऑफ Cu, इसलिए इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। ये होता है फ्राडे सेकंड लॉ, फ्राडे सेकंड लॉ में ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो वैल्यू जैसे दिया हुआ है वेट ऑफ Ag 1.45 था, वेट ऑफ Cu नहीं पता है, x मान लिया। इक्विवेलेंट वेट इसका 108 होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 31.75 होता है। कर क्या, x का वैल्यू आप निकाल लिए, तो x का वैल्यू का मतलब हो गया वेट ऑफ Cu आपने निकाल लिया। तो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड कितना हो गया, इतना, ठीक है। उसी तरह से आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे A एंड B को, तो Zn का भी निकल जाएगा, Zn के लिए भी कंपेयर कर लिया। सिमिलर एकदम करेंगे, वेट ऑफ Ag बाई वेट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, और इसको सॉल्व कर दिया तो ये आपका y का वैल्यू दे देगा, यही आपको निकालना था। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू इतना, यानी वेट ऑफ जिंक डिपोजिटेड 0.400 ग्राम। तो आपने समझ लिया कि कैसे करना है, कैसे क्या यूज था। सबसे पहले जो कहा सिल्वर पे काम करना था, सिल्वर पे काम किया, उसका निकाला कि 1.45 डिपोजिशन के लिए कितना कूलाम जाएगा, खर्च होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना जाएगा, तो वो निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना था, टी निकालना था, टी निकाल लिया, Q इक्वल्स टू आई टी करके हाउ लॉन्ग कहा, यानी टाइम निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिखने में बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन बनाने में बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो द क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत मेहनत नहीं है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आपको बताना है। तो गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लीजिए। जहाँ n बराबर 2 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो नंबर n बराबर 2, फराडे लॉ का फराडे कांस्टेंट इतना, और स्टैंडर्ड सेल दिया हुआ है। तो देखिए सब वैल्यू पुट कर दिया, बस बन गया काम का। तो बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं है, 2 मार्क्स में आएगा, ओके। तो ये आसानी से बनने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर KCl एंड KBr आर दिया हुआ है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। KCl का ये हो गया, KBr का ये हो गया। द लिमिटिंग आयोनिक मोलर कंडक्टेंस फॉर Br माइनस, ये Br माइनस है, इज 76.34, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कैलकुलेट करना है आपको। तो देखिए कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द लिमिटिंग आयोनिक मोलर कंडक्टेंस फॉर Cl माइनस आयन।
Cl माइनस आयन का आपको निकालना है। तो इसके लिए देखिए अकॉर्डिंग टू कोलार्स लॉ करते हैं क्या, तो कोलार्स के अकॉर्डिंग KBr का जब निकालते हैं आप, ये बिग लैम्डा कहलाता है, ठीक है। लिमिट ये आपका जो है बिग लैम्डा है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो है स्मॉल लैम्डा है, यानी कटायन और अनायन में जो टूटता है ना उसको जोड़ते हैं कोलार्स लॉ के अंदर। तो देखिए कोलार्स लॉ में आप मोलर कंडक्टेंस को ऐड करते हैं K प्लस और Br माइनस। KBr है टूटेगा किस में, K प्लस Br माइनस में, ठीक है। तो फिर इसका देखिए वैल्यू देखिएगा ध्यान से, तो KBr का वैल्यू दिया हुआ है आपको 151.92 और Br माइनस का वैल्यू दिया हुआ है 76.34। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस जो क्वेश्चन में दिया था तो उसको यहाँ पुट कर दिया पहले वाले में, इस नंबर में, फर्स्ट नंबर में, ठीक है। तो 151.92 और ये रह गया, इसको किया तो इसका वैल्यू आपने निकाल लिया है ना, यानी कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ K प्लस आयन, आपने इसको माइनस करके इसको निकाल देना है आपने। उसी तरह से आपको KCl के लिए करना है, तो KCl के लिए करेंगे तो सेम देखिए वही फॉर्मूला है, खाली Br माइनस की जगह Cl माइनस हो गया। K प्लस का वैल्यू अभी जस्ट लाइक आपने निकाला है ऊपर, बस उसी के लिए उसका काम करना था। तो K प्लस निकल गया, तो K प्लस यहाँ डाल दिया आपने, ये दे रखा है KCl का, फिर Cl माइनस का निकालना है, तो Cl माइनस सॉल्व करेंगे तो ये इधर आके माइनस हो गया, तो इतना आंसर हो गया। बताइए समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आप देखेंगे CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सॉल्व करना बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कुछ नहीं है मेहनत, बस यहाँ पे पर्पस सिर्फ ये था कि मैंने पहले भी बहुत वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपने बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी बहुत सारी बातें बता दी जा सके, ठीक है। तो चलिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब देख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स का कुछ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, केमिकल काइनेटिक्स से मैंने लिया है, कोई मेहनत नहीं है इसमें। 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स, व्हेन वाज इट हाफ कंप्लीटेड। अब ये बताना है कितने टाइम में हाफ कंप्लीट कर जाएगा रिएक्शन हमारा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए क्वेश्चन है उसका एक अलग वीडियो है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको नीड होगा देख लेना, अदरवाइज ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए। बस सीखो बनाना कैसे बनाना है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A बराबर 100 मान लिया। क्यों 100 माना है, बहुत बच्चे ये नहीं समझते 100 क्यों मान लिया आपने। 100 इसलिए क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दे रखा है 60%, इसलिए परसेंटेज होल कितना 100। तो आफ्टर टाइम T क्या होता है A माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स यानी 60% डिकम्पोज कर गया है, तो 60 को माइनस किया तो आया हमारा कितना 40। ओके, तो हमारे पास आफ्टर टाइम T कितना रहेगा A माइनस एक्स, तो उसके जगह हम लिखेंगे 40। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिएक्शन लिख दिया, यहाँ पे जो होता है ये इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, आपने देखा होगा थ्योरी वाले पार्ट में। तो बस पुट किया वैल्यू, देखते जाइए फटाक फटाक से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम 60 मिनट दे रखा है, तो 60 मिनट लिख दिया। 60 मिनट देखिए सॉल्व करने के लिए सिखा दिया है आपको। log 10 का वैल्यू 1 हो गया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 आगे आ गया। log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करते करते जब आप पहुंचोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0153 पर मिनट, ठीक है। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693/K। के आपने निकाला है जस्ट अभी यहाँ पे, उसी के लिए उतना सॉल्व किया हम लोगों ने। तो देखिए 0.693 और इस के का वैल्यू रख दिया। सॉल्व करेंगे आप तो 45.4 मिनट दे देगा। 45.4 मिनट आपका टी हाफ, यानी इस रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में इतना मिनट लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स 6 टाइम्स when the temperature is raised from 350 Kelvin to 410 Kelvin. Calculate the energy of activation for the reaction. गैस कांस्टेंट दे रखा है, तो यहाँ पे जैसा ही आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है और टेम्परेचर रेज कर रहा है, तो फटाक से समझ जाना कि आर्हेनियस इक्वेशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो T1 हो गया 350 केल्विन, T2 हो गया 410 केल्विन।
तो यहाँ पे मान लीजिए कि फर्स्ट मतलब जो आपका रेट कांस्टेंट है वो फर्स्ट K1 माना तो उसको K मान लीजिए, ठीक है। तो इसलिए उस सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा 6K हो जाएगा, क्योंकि 6 टाइम रेज करता है। जैसे मानते हैं ना कि मान लिया कि पहला x है तो 6 टाइम होने पर तो दूसरा 2 इंटू एक्स हो जाता है। तो यही समझिए कि K1 फर्स्ट ऑर्डर के फर्स्ट जो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट K मान लिया, तो सेकंड का क्या है दिया है कि रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकम्स 6 टाइम्स, ठीक है। तो यही आपको रेट कांस्टेंट 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो 6 इंटू K हो गया। हाँ, उसके बाद आपका जो फॉर्मूला होता है आर्हेनियस इक्वेशन का लिखिए, log K2/K1 लिख दिया। ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। थ्योरी में भी बताया हुआ है आपको, नहीं भी आप थ्योरी पार्ट देखते हैं तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यही है आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला। नो ट्रिक नो कुछ, बस प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है, ठीक है। प्रैक्टिस करना होगा आपको, कोई तरीका नहीं है इसको सिखाने का। आपको log K2/K1 ये बना के देखना होगा, या तो थ्योरी पार्ट में जाके देखना होगा कि ये कैसे निकाला जाता है बच्चा लोग, ठीक है। तो बस फटाक से किया सारा काम। थोड़ा सा आपको लगेगा यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, 6K/K तो K से K कैंसिल हो गया। ये सारा वैल्यूज दिया हुआ है ऊपर, सारा पुट कर दिया। यही है एक्टिवेशन एनर्जी, यही निकालना है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो EA बराबर क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो इसको पूरा ये देखिए log 6 इंटू 2.30 ये सारा का सारा मल्टीप्लाई हो गया, ये 60 डिवाइडेड हो गया। अब आप समझिए कि इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया है तो इतना वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि log 6 को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। log 6 को हम लोग लिख सकते हैं ना log 3 इंटू log 3 इंटू 2 आप लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 2 लिखने का मतलब हो गया log 3 प्लस log 2, समझ रहे हैं, हो गया ना। अब देखिए log 3 का वैल्यू होता है 0.4771 और log 2 का वैल्यू अभी जस्ट आपको बताया था 0.301। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया, बन गया log 6 का वैल्यू। तो ये log 6 का वैल्यू मैंने आपको सिखा दिया कि यहाँ पे कैसे आप पुट करोगे, क्या लिखोगे आखिर, है ना। तो यहाँ पे log 6 इस तरीके से सॉल्व करके मतलब साइड में सॉल्व कर लेना और फिर यहाँ वैल्यू ला के लिख देना। तो इस तरीके से आपका बन गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने 7 क्वेश्चंस आपके सिलेबस से जो रिलेट करता है वही लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का। तो आई होप आपके समझ में सारी बातें आ गई हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप समझ के उसको बनाइए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर परसेंटेज दे रखा है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मान लीजिए, उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है उसको आउट कर दीजिए, आफ्टर टाइम T वही बचता है। अगर नहीं परसेंटेज में दिया है तो x मान के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों कि आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा बहुत अगर कहीं आपको दिख जाए कैलकुलेशन में तो वो हो सकता है मिस हो गया होगा, लेकिन खैर बाकी सारी बातें जो आपको बताई गई हैं वो कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया है ज़्यादा, इसलिए क्योंकि टाइम बहुत चला जाता है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहें समय पर। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।